स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल के लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हमने आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्रकों की चर्चा की थी, जिसमें हमने ये तीनों ही क्षेत्रक देखे थे, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ये पिछले लेक्चर में आप एक बार वो वीडियो अगर नहीं देखा है अब तक आपने तो ज़रूर देख लीजिए। यह वीडियो यानी यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो चरित्र की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्रक से होता यह है कि एक क्रम होता है। पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर अन्य अर्थव्यवस्थाएं जाती हैं द्वितीयक क्षेत्रक, फिर तृतीयक क्षेत्रक। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का महत्व बढ़ा, यानी जो प्राथमिक क्षेत्रक से सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था तृतीयक क्षेत्रक में छलांग लगा दिया। ऐसा हुआ क्यों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ऐसा इसलिए हुआ, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि हम जब आज़ाद हुए तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी द्वितीय क्षेत्र में निवेश कर सके। तो हमने क्या किया कि प्राथमिक क्षेत्र तो प्रकृति ने हमें प्रदान ही किया था, कृषि अर्थव्यवस्था ही हमारी अर्थव्यवस्था का चरित्र ही कृषि है। तो यहाँ से हम सीधे सर्विस सेक्टर यानी सेवाओं में जुड़ते चले गए। जहाँ जरूरत हुआ हमने मकान हायर किया, जमीनें हायर की, अस्थायी स्थान बनाए। यानी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा नहीं था। यही कारण है कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि के बाद द्वितीय क्षेत्र में नहीं बल्कि तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई। जबकि दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं, जो भी बेहतरीन अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, वो पहले प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि करती हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। यहाँ देखिए, वर्ष 1970-71 और 2013-14 के बीच यद्यपि भारत में सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई। आगे देखते हैं कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण मैंने बता दिया। फिर देखते हैं कि किसी विकासशील देश में बुनियादी सेवाओं के प्रबंध की जिम्मेदारी सरकार उठाती है, ठीक। और ये जो बुनियादी सेवाएं, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, फिर डाकघर से तार, फिर सेवा, फिर थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक इकाइयां, नगर निगम, परिवहन, बैंक, ये सभी तृतीय क्षेत्र के विषय हैं। फिर दूसरा है कि कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी समस्याओं का विकास होता है, सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होती जाएगी। तीसरा, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, इन सब की मांग शुरू कर देते हैं, विशेषकर बड़े नगरों में। और चौथा है, विगत दशकों में सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हो गई हैं। इस तरीके से हालांकि सेवा क्षेत्र के कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है, फिर भी यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक असमानता परिलक्षित हो रही है। क्यों? क्योंकि सभी क्षेत्रकों में समान विकास नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। जाहिर सी बात है, सर्विस पे सबसे ज़्यादा पैसा कर लोगों के पास बड़े बड़े मोबाइल हैं। पहले मोबाइल जब आया, पहले 1,000, 2,000, 3, आज 50-50, 1-1 लाख के लोगों के पास मोबाइल है। यानी लोगों ने सेवाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में जाना, इसके अलावा अन्य जगहों पर जाना, पर्यटन, घूमना फिरना, निजी अस्पताल, चिकित्सा, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले यानी द्वितीय क्षेत्र से पहले सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था का यह चरित्र सा बन गया। आगे देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ध्यान से समझिए। ये चार्ट एक है, सबसे पहले बायां वाला देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जीडीपी में क्षेत्रकों की भागीदारी प्रतिशतता में। इसमें देखिए 1970-71 और 2010-11 दो चार्ट है। सबसे पहले देखते हैं 70-71 में लगभग 40.5% भागीदारी प्राथमिक क्षेत्र की थी, 20% द्वितीयक की थी और 35% तृतीयक की क्षेत्र की थी जीडीपी में भागीदारी, जो कि 2010-11 में बढ़कर प्राथमिक में 18%, द्वितीयक में 35% और तृतीयक में 47% हो गई। अब दूसरा देख लेते हैं, यानी पहले वाले को अगर मैं समझाऊं तो जीडीपी में तृतीय क्षेत्र में आपने देखा कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या हुआ, बहुत तेजी से कमी आई। द्वितीय क्षेत्रक में भी थोड़ा विकास हुआ, लेकिन तृतीय क्षेत्रक में भी सबसे ज्यादा विकास तृतीय क्षेत्रक में हुआ प्रतिशतता के हिसाब से। अब रोजगार में देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में 18%, जो कि 40% से 18% हुआ, लेकिन रोजगार देखिए
52% रोजगार अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में है, द्वितीयक में 20% है, जबकि तृतीयक में 28% है वर्तमान 2010-11 के आंकड़ों में। तो क्या कारण रहा कि प्राथमिक क्षेत्रक जीडीपी में तो कमी आई, लेकिन रोजगार में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। यहाँ भी देखिए कि तृतीय क्षेत्रक में जीडीपी वाला आंकड़ा देखिए, लेफ्ट साइड 47% की वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार में अगर तृतीय क्षेत्रक की बात करें तो महज 28% लोगों को ही रोजगार मिला हुआ है। तो जो क्षेत्रक जीडीपी में 47% योगदान कर रहा है, यानी लगभग आधा योगदान खुद कर रहा है, उसमें मात्र 28% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसका मतलब कि ये बहुत बड़ी असमानता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का अपेक्षित क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? रोजगार का भी स्थानांतरण होना चाहिए। जैसे अगर सेवा क्षेत्र बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र बढ़ा और प्राथमिक क्षेत्र घटा जीडीपी में, तो उसी रेशियो में रोजगार भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। रोजगार उस रेशियो में नहीं बढ़ा सेवा क्षेत्र में। क्यों? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। बिल्कुल, पर्याप्त अवसरों का सृजन, कुशलता भी नहीं थी। फिर इसके अलावा इनकम की कमी हुई, यानी कम पैसे में लोग काम कर रहे हैं, जबरदस्ती का काम करवाया जा रहा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा व्याप्त है कि कोई भी व्यक्ति कम पैसे में भी काम करने को मजबूर है, अपनी आजीविका चलाने को मजबूर है। आगे देखते हैं। यद्यपि इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना तथा सेवा क्षेत्र के उत्पादन में 14 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, जैसा कि आपने ऊपर देखा, परंतु रोजगार में इन क्षेत्रों में क्रमशः 3 गुना तथा 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। यानी जीडीपी में क्षेत्रकों की भागीदारी तो लगभग 3 गुना और सेवा क्षेत्र की 14 गुना हुई, यानी औद्योगिक की 3 गुना, सेवा की 14 गुना, लेकिन रोजगार में 3 गुना ही रहा औद्योगिक क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में तो बस 5 गुना ही। जबकि 14 गुना अगर जीडीपी की भागीदारी है तो जाहिर सी बात है रोजगार की भी भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान 1/4 से भी कम है। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है। अर्थात कृषि क्षेत्र से अगर कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी व्याप्त है। अर्थात भले ही प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहा है, ये दिख रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यही अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, ठीक है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार अल्प बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार, इनसे अलग बेरोजगारी है। ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन कृषि में ऐसा तो लग रहा है कि भाई उनके पास काम है, उन्होंने रबी की फसल बो दी, अब 2 महीने चुपचाप लगे हुए खड़े हैं, यानी कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन ये 2 महीने तक तो काम रहा, 4 महीने तक तो काम रहा। लोग कह सकते हैं अरे उसके पास 2 बीघा जमीन है, अरे वो खेती कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से उस 2 बीघा में 4 लोग हैं, उसके परिवार के 4 सदस्य उसी में लगे हुए हैं। इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। आइए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं। यहाँ देखिए, एक किसान के पास जमीन है 2 हेक्टेयर। अब इस सिंचाई के लिए वह किसान वर्षा पर निर्भर है। उसके पास घर के 5 सदस्य और पांचों उसी 2 हेक्टेयर पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं वर्ष भर। इस तरीके से उनमें अल्प बेरोजगारी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षमता से कम काम करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर 2 हेक्टेयर भूमि है तो 2 लोग उस पे काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति 8 घंटे अगर काम करता है, वो दिन भर काम करे, वो जो भी बीज डाले, फिर कृषि में फिर पानी वगैरह डाले, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था करे। लेकिन जब वही 5 लोग होंगे तो एक व्यक्ति
8 घंटे नहीं बल्कि 3 ही घंटे काम करेगा फिर जाके सो जाएगा। वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि अब दूसरा है वो क्या कर देगा, पानी डाल देगा, फिर तीसरा है वो खाद डाल देगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही लोग काम कर रहे हैं, यानी अपनी क्षमता के अनुसार कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन उपज तो उतनी ही होनी है। इस तरीके से इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब कही जाती है जब काम में लगे हुए लोगों की उत्पादकता शून्य हो। ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कब कही जाती है? कब? जब काम में लगे लोगों की उत्पादकता शून्य हो, यानी कोई उत्पादन नहीं हो रहा। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी क्या हो, बिल्कुल शून्य हो। काम में लगे वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अच्छा, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से यदि इन लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ देखिए, अगर F1 और F4 को कृषि से हटाकर अन्य क्षेत्र में लगा दिया जाए तो भी कृषि पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 ही लोगों के 3 ही लोगों की कृषि है, उसमें 5 लोग अनावश्यक हैं। इस तरीके से क्या अल्प बेरोजगारी केवल कृषि क्षेत्र में ही परिलक्षित है? नहीं, अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी है। जैसे शहरों में दैनिक रोजगार की तलाश में लगे हुए श्रमिक, प्लम्बर हुए, पेंटर हुए, जो सड़कों पर दिन भर घूमते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जहां वे पूरा दिन बिताते हैं परंतु बहुत कम कुछ कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो इस अल्प बेरोजगारी के संबंध में विचार की नितांत आवश्यकता है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो आगे ये है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, यानी अल्प बेरोजगारी के संबंध में विचार की आवश्यकता। यहाँ देखिए कि रोजगार सृजन में सरकार की भूमिका, आखिर कैसे अतिरिक्त रोजगार का सरकार सृजन करे। तो अल्प बेरोजगारी कृषि के संदर्भ में सबसे पहले देखिए कि भूमि की सिंचाई हेतु कुएं के निर्माण हेतु कुछ मुद्रा व्यय या बैंक ऋण प्रदान करना। सरकार सबसे पहले ये करे कि भूमि के सिंचाई हेतु कुएं का निर्माण कराए, इसके लिए कुछ किसान को कुछ बैंक ऋण दे या कुछ पैसे का खर्च करे, यानी किसान को कुछ पैसा प्रोवाइड करे। जिससे क्या होगा, जो किसान एफ है वो अपनी भूमि की सिंचाई कर पाएगा और अगले सीजन में मान लीजिए कि अगर उसने खरीफ का फसल बोई है तो रबी की फसल यानी गेहूं उपजा पाएगा। तो रबी में दूसरी फसल गेहूं उपजा लेगा। इसके बाद अगर 1 हेक्टेयर में अन्य फसल उपजाएगा और 1 हेक्टेयर में गेहूं उपजा लेगा, यानी 2 लोगों को रोजगार 1 हेक्टेयर में मिला एक फसल में और 2 लोगों को रोजगार मिला गेहूं के रूप में दूसरी फसल में। अब 4-5 लोग थे तो एक मान लीजिए अगर महिला हो गई या जो भी हो गया, गांव में तो कृषि में महिलाएं भी हाथ बटाती हैं, तो इस तरीके से 4 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला, अपनी ही जमीन पर रोजगार मिला। अब बांधों, सरकार क्या करे, बांधों का निर्माण करे। अब वो लोग हमेशा तो भाई खेती में क्या हुआ, बीज डाल दिया, पानी वगैरह डालना है। अब जब जब फसल उगने में होने में समय लगता है तो इस दौरान सरकार उस गांव में जो बांधों का निर्माण कर रही है, नहर की खुदाई कर रही है, उसमें इससे रोजगार के सृजन हो रहे हैं। तो वो लोग उसमें से कुछ लोग उस रोजगार में अपना योगदान यानी रोजगार कर ले कुछ समय, 2 महीने 4 महीने तक, जब तक उनकी फसल तैयार ना हो तब तक उसमें अपना रोजगार पाएं। इसके बाद सरकार द्वारा परिवहन, फसलों के भंडारण तथा बेहतर ग्रामीण सड़कों पर निवेश, जिससे अधिशेष को आसानी से नजदीकी शहर तक ले जाया जा सके। इससे क्या होगा, किसानों को लाभ के साथ साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। किसान, अच्छी सड़क मिलेगी तो अपनी जो भी फसलें हैं खुद अपनी बैलगाड़ी या किसी भी माध्यम द्वारा, अच्छा किसान है तो ट्रैक्टर या बैलगाड़ी जिस भी माध्यम द्वारा हो वो शहर तक ले जा पाएगा। इसके बाद किसानों को सरकार क्या करे, बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरण और पंपिंग सेटों के लिए स्थानीय बैंकों को उचित ब्याज दर साख प्रदान करे। जो स्थानीय बैंक क्या करेंगे, इसके लिए प्रोत्साहित होंगे और किसान साहूकारों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, सीधे बैंकों से ही किसानों को ऋण मिलने लगेगा। इस तरीके से इन ऐसे अगर सरकार करती है तो उतने ही लोग उसी भूमि पर ये अल्प बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो कुछ हद तक समाप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि साल के पूरे वर्ष लोगों को अन्य क्षेत्रों में भी यानी अन्य विकल्पों में भी काम मिलेगा। ठीक है, जैसे कृषि फसल डाल के छोड़ दी, अब भूमि वहाँ पे मनरेगा के तहत जैसे निर्माण कार्य होते हैं तो उसमें उन्हीं लोगों को अन्य रोजगार भी उपलब्ध हो पाएंगे। सरकार की तरफ से अल्प बेरोजगारी यानी ग्रामीण क्षेत्र को कम करने के लिए कुछ द्रुतगामी उपाय भी किए गए। जैसे मैंने अभी कहा, मनरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि 2005 में आया था। प्रारंभ में इसका नाम नरेगा था, 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी
रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। फिर ये काम का अधिकार है, इसके तहत वर्ष के 100 दिन रोजगार की गारंटी सरकार देती है। रोजगार न उपलब्ध होने पर बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए व्यक्ति अधिकारी होता है। इसके बाद देखते हैं कि लंबी अवधि के लिए भी सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, जैसे शिक्षा में निवेश से साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में अब 73% हो गई है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ था, तो 2001 से 10 की अवधि के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो था, जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था, जो कि वर्तमान समय में आगे बढ़ा दिया गया है। फिर यानी इसमें और एक्सटेंशन किया गया है। कुल मिला जुलाकर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का अधिकार है हमारे संविधान द्वारा। फिर प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार ने सेतु पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। इसी तरीके से स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किया। इसके साथ 1995 में मिड डे मील योजना भी प्रारंभ की गई। तो ये मिड डे मील योजना काफ़ी महत्वपूर्ण मध्याह्न योजना, आप लोग ये सुने होंगे, जानते भी होंगे। इसी तरीके से जीवन गुणवत्ता व स्वास्थ्य के सुधार के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की शुरुआत भी 1 जून 1997 से की। तो इस तरीके से सरकार थोड़ी बहुत अपनी जो भी तरीके से कर सकती है बेरोजगारी को दूर करने की, यानी अल्प बेरोजगारी और इस तरह की बेरोजगारी को दूर करने की, शिक्षा में को बढ़ाने की, लोगों को कुपोषण से बचाने की, लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने का भी प्रयास कर रही है। दोस्तों, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी अगले लेक्चर में। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई सुझाव है या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए। नए सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।